नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन SSC CGL की जो एग्ज़ाम चल रहा है 13 से 24 अगस्त उसके लिए लेकर आया हूं। वैसे सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैं सारे क्वेश्चंस कराता हूं। हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, स्टैटिक हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर मैं कवर करता हूँ। डिटेल में हम क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ इस्टेब्लिश्ड इन, मतलब हरिजन जो संघ था उसको कब बनाया गया था ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा ये बनाया गया था। यहाँ पर बात करें तो 30 अक्टूबर 1932 में बॉम्बे में इसको बनाया गया था। महात्मा गांधी जी इसके फाउंडर हैं और इस समय इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे वॉज अ सेफॉय एट, मतलब वो कहाँ के सैनिक थे, किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो इनमें आंसर हो जाएगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और उनकी वजह से क्या हुआ था, मेरठ में विद्रोह हुआ था। मेरठ के विद्रोह की वजह से 1857 की क्रांति का एक रूप ले लिया। अब उस क्रांति में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह कर दिया था, कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह किया था, बहादुर शाह ने दिल्ली से, नाना साहेब ने कानपुर से, तात्या तोपे ने भी कानपुर से और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया था 1857 की क्रांति, जब मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी उसके बाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, मतलब पहला जो पानीपत का युद्ध था वो किन के बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा बाबर और लोदी के बीच। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के, कौन कौन से? देखो, पहला तो हुआ है 1526 में, जब बाबर ने सल्तनत जो पूरा किंगडम था उसको ख़त्म करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और हराया था उन्होंने इब्राहिम लोदी को, जो कि लास्ट किंग थे सल्तनत के। जो सल्तनत चल रहा दिल्ली सल्तनत, उसके लास्ट किंग थे। और सेकंड बैटल हुई थी 1556 में, अकबर और हेमू, जो हेमू कौन थे? हिंदू के किंग थे, जो कि लास्ट किंग भी माने जाते हैं हिंदू के, वो और अकबर के साथ युद्ध हुआ था और इसमें अकबर जीत गया था। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था, मराठा एम्पायर्स और दुर्रानी एम्पायर्स के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारी एक ई बुक है जिसमें 2000 क्वेश्चंस हैं। 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 4 सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पर कवर कर रखा है और फास्ट रिवीजन अगर आपको करना है, किसी भी आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये आपको हेल्प करने वाला है। रिवीजन के तौर पे आप इस बुक को ले सकते हैं। तो अगर आपको इसको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे आप इसको ले लीजिएगा। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमारा एक ईमेल है, वहाँ पर आप मेल करके क्वेरी भी पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय, मतलब चंद्रगुप्त के बाद कौन आए थे? तो उनके बेटे ही आए होंगे। तो चंद्रगुप्त के बाद आए थे बिंदुसार और बिंदुसार के बाद आए थे अशोक। और चलिए सीक्वेंस में आपको बताता हूँ, मौर्य साम्राज्य का पूरा सीक्वेंस यहाँ पर जानते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे, उसके बाद बिंदुसार थे, अशोक थे, उसके बाद दशरथ थे, संप्रति थे, शालीशुका थे, देवावर्मन, धनवम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पहले और लास्ट, क्योंकि वनडे एग्जाम में यही आपसे पूछा जाता है, लास्ट इनके शासक कौन थे? तो ये पूछा जा सकता है। बृहद्रथ ये थे, क्या था? बृहद्रथ, ये इनके लास्ट शासक थे। ठीक है, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो जो एक्टिव वल्केनो है बैरन आइलैंड में है, तो ये बैरन आइलैंड है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा
अंडमान निकोबार में ये आइलैंड उपस्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर ली। अब कौन कौन से दुनिया में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो होंगे, तो वो कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख रखे हैं। जैसे एटना इटली में है, पूछा गया है ये। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट ब्रोमो और माउंट सेमेरू ये इंडोनेशिया में है। और यहाँ पर जावा भी, ईस्ट जावा के इंडोनेशिया में है। एरेनल वोल्केनो जो कोस्टरिका में है। माउंट सेंट हेलेना जो कि यूएसए में है। मायोन जो कि फिलीपींस में है। माउंट फुजी जो कि जापान में इंपॉर्टेंट है। और माउंट माउना लाओ हवाई में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में आप ये जान सकते हैं कि लार्जेस्ट, ये अर्थ का बिगेस्ट वोल्केनो है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कॉन्टिनेंट है हमारे पास कितने, कॉन्टिनेंट है हमारे पास 7। उन 7 कॉन्टिनेंट में से हमारे पे ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जिसके पास कोई भी वोल्केनो नहीं है। वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास कोई भी वोल्केनो नहीं है। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी नहीं है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन बिकॉज, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ईस्ट मोस्ट है। ये जापान जो है वो ईस्ट मोस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की, इसलिए इसे कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। अब ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंस जान लें तो रेगुर सॉइल तो कहते हैं लेकिन ब्लैक कलर में होती है। और कॉटन, जो भी हमारा कॉटन वगैरह है उसके लिए आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और भारत में ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो में मिल जाएगी और लावा के बहने की वजह से इसका रंग काला हो गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड। अगर आप आंसर लगाएंगे तो डायरेक्टली आप 1 लगा देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सब यही पढ़ते हैं, लेकिन आपको आंसर बता दूं कि इस पर सेकंड आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी थे वो भी तो बगैर अपोज के चुने गए थे, तो उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि 1950 से लेकर 1952 तक उनका पहला जो पीरियड था उसमें वो कैसे बगैर अपोज के चुन लिए गए थे। और दूसरे हैं एन संजीवा रेड्डी जिनको 1977 से 82 तक के टर्म के लिए बगैर अपोज के चुना गया था। ठीक है, आंसर यहाँ पर 2 है क्योंकि जो हमारे संस्था हैं वो इसको 2 ही आंसर सही करती हैं। आगे बात करें तो पहले राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। लंबा कितना? 52 से, मतलब 50 में ही बन गए थे, लेकिन जो असल में जब हमारा राज्यसभा लोकसभा ये सब बन गई थी तो उसके बाद से अगर देखा जाए तो 52 से 62 तक ये रहे थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि दूसरे रहे थे और पहले हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे थे। भारत रत्न पाने वालों में से पहले ये भी थे, मतलब पहली बार जब दिया गया था 3 लोगों को, उनमें से ये भी एक ऐसे आदमी थे। जाकिर हुसैन की बात की जाए तो ये तीसरे थे। और वी गिरी ये हमारे 4th थे। उसके बाद फरुखुद्दीन अली अहमद, इनके बारे में बात की जाए तो इंदिरा गांधी जी के समय जब इमरजेंसी घोषित हुई थी तो इन्होंने ही घोषित की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगले हैं नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद जैल सिंह, आर वेंकटे रमन और एस डी शर्मा मतलब शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। आगे बात करें तो ये सीक्वेंस भी कभी कभी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी, और अभी करंट में जो चल रहे हैं रामनाथ कोविंद जी चल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ क्रिएशन असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम। मतलब इनमें सबसे पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना। तो सबसे पहले जब आज़ादी के समय 1950 में, ये आपने वीडियो देख रखी है ना,
ये वाली वीडियो मैंने बना दी है आपके लिए, तो आप इसको हमारी जाइएगा, मतलब वीडियो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी आपको, HVS जो स्टेट डेट्स वगैरह से आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो असम 1950 में बना था, तो सबसे पहले तो देखो सब जगह असम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नागालैंड बना था, तो नागालैंड सेकंड नंबर पे 2 जगह दिख रहा है, तो बाकी ऑप्शन काट दीजिए, आंसर आपके इन दोनों में से कोई होगा। और उसके बाद मिजोरम, तो मतलब सी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। यहां पर बात करते हैं मिजोरम और गोवा का जो ईयर है वो सेम है, बट डेट का फर्क है। यहां पर बात करें असम, असम को 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना दिया गया। नागालैंड की बात करें तो 1963 को इसको स्टेट बनाया गया। मिजोरम और गोवा 1987 दोनों का ईयर है, लेकिन अगर बात की जाए डेट की तो 20 फरवरी को मिजोरम को और गोवा को 30 मई को बनाया गया था स्टेट। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनियन टेरिटरी बिफोर इट वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। मतलब ऐसा कौन सा इनमें से राज्य है जिसको स्टेट बनाने से पहले यूनियन टेरिटरी बना रखा था। ये तो 3 होंगे ऑप्शन, लेकिन ऐसा कौन सा नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है, जो कभी यूनियन टेरिटरी बना ही नहीं, डायरेक्टली स्टेट बना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सिक्किम। 1974 में इसने कह दिया था कि भाई मैं भारत के साथ मिलना चाहता हूं, और 1975 में इसको विलय करा दिया गया, मतलब भारत में जोड़ लिया गया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले यूनियन टेरिटरी था, मणिपुर और त्रिपुरा भी स्टेट बनने से पहले यूनियन टेरिटरी थे, और अभी ये स्टेट है सब। अगर अब बात की जाए 28 टोटल राज्य हैं और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं करंट में। ठीक है, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी थे और उसके बाद फिर ये राज्य बने, मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस भी आता है। आप देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में यहां पर कवर कर रहा हूं, तो एनिमल में कौन सी चीज नहीं है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ मिलती है प्लांट में, एनिमल में नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर डिफरेंस देख लेते हैं कुछ। तो ये लार्ज थोड़े से साइज में होते हैं एनिमल के कंपेयर में, और थोड़े से ये स्मॉल होते हैं। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा इनके पास प्रेजेंट होता है और इनके पास एब्सेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट इनके पास प्रेजेंट होता है, इनके पास एब्सेंट होता है। अगर प्लांट की बात की जाए तो वैक्यूल लार्ज होता है और परमानेंट होता है, लेकिन अगर एनिमल की बात की जाए तो इसके पे या तो होगा ही नहीं या तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। टोनोप्लास्ट इसके पास प्रेजेंट होता है, टोनोप्लास्ट इसके पास एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल की बात की जाए तो इसके पास एब्सेंट होता है और सेंट्रियोल इसके पास प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसकी ये पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड है, और सेम चीज़ यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वेल डेवलप्ड है, मतलब दोनों यूकैरियोट्स हैं। ये डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए है। लाइजोसोम्स कभी कभी मिलेगा और इसके पास तो लाइसोम मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्लांट की बात की जाए तो स्टोरेज मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ये पूछा भी जाता है, और एनिमल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्च के रूप में प्लांट और फंगी, ये दो प्लांट और एल्गी, ये सारे प्लांट के फॉर्म में आते हैं, तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल और फंगी ये लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, तो आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्डेटा। पूरी बॉडी को कंट्रोल तो हमारा ब्रेन करता है, लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जब अचानक से हमें कुछ एक्शन करना होता है, तो उस टाइम पर स्पाइनल कॉर्ड ये काम करती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोसेस बात की जाए, मान लो आपका हाथ अचानक से गर्म चीज पे टच हो गया, तो आप अचानक से हटा लेते हैं, तो वो अचानक वाला जो एक्शन है वो कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करती है हमारी। कौन करती है, स्पाइनल कॉर्ड। अब कैसे होता है, मैसेज जाता है, जब मैसेज जाएगा तो न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं उसको, उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ये मैसेज पहुंचाने के बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाता है, फिर मैसेज क्या करती है,
एक तो ब्रेन को मैसेज पहुंचा देती है कि भाई ऐसा हो गया है, अब मैं अपने इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इससे काम करा लूंगी। मतलब अगर उसकी आदत होगी कि कस की हाथ मार देना तो वो हाथ मार देगा, आदत होगी डर जाना उसमें तो डर जाएगा। उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग स्पाइनल कॉर्ड काम कराती है। और उसके बाद मैसेज, जब मान लो यहाँ पर मैसेज रिसीव हो गया तो फिर उसको मैसेज भेजेगी भाई जो करना है कर, कुछ इसको इस पे एक्शन कर। तो मसल के पास एक्शन पहुंचता है और मैसेज पहुंचता है और मसल फिर रिएक्ट कर देती है। और ये मैसेज पहुंचता किससे? मोटर न्यूरॉन से मैसेज पहुंचता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरोसिस इज अ डिसीज दैट अफेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन। मतलब हर डिसीज कोई ना कोई ऑर्गन अफेक्ट करती है। जैसे टाइफाइड, टाइफाइड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। एचआईवी हमारे टी लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं, जो हेल्पर होती है ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उनको अफेक्ट करती हैं। और बहुत जैसे हमारी खांसी हो गई, वो हमारे लंग्स को या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिसीज़ जो सिरोसिस है ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये लिवर को इफेक्ट करता है। आंसर यहाँ पर लिवर है, लेकिन मैंने बाकी यहाँ पर और सारी लिस्ट लगा दी है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कहाँ इफेक्ट करता है? तो ब्रोंकियो, ब्रोंकियो किसका पार्ट है? ब्रोंकी पार्ट है लंग का, तो लंग को एक तरह से ये इफेक्ट करता है। कॉमन कोल्ड भी हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब कि लंग और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको इफेक्ट करता है। स्मॉल पॉक्स की बात की जाए तो हमारे स्किन को और रेस्पिरेटरी पैसेज को ही इफेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं पोलियो। जो पोलियो जब हो जाता है तो हम वो हमारे किसी भी मतलब मोस्टली लोअर पार्ट में अफेक्ट करता है, मतलब पैर हो गया और जितने भी हमारे लिम्स हैं उनमें इफेक्ट कर सकता है। येलो फीवर की बात की जाए तो हमारे ब्लड को इफेक्ट करता है और लिवर को इफेक्ट करता है। एड्स, यहाँ पर एड्स सही नहीं लिखा है। एड्स क्या है? टी लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है। टी लिम्फोसाइट कौन सी होती हैं? जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। उन सेल्स को ये मार देता है, तो उनको इफेक्ट ये करता है। अगर इबोला की बात की जाए तो ये हमारे फीटल इलनेस कराता है, मतलब बहुत तगड़ा सा फीवर हो जाएगा, ये सब चीज़ें। अगर टीबी की बात की जाए तो लंग्स को इफेक्ट करती है। क्लोरेला की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट करती है। टाइफाइड मैंने आपको बता ही दिया था, एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको इफेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपको एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में दिख जाएगा, क्योंकि कुछ आसान क्वेश्चन भी तो डालने होते हैं। तो इस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, मतलब कैपिटल, करेंसी, किसी कंट्री की करेंसी या किसी कंट्री की कैपिटल, वो सारे के लिए आप मेरी करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। अच्छा, दिसपुर किसकी कैपिटल है? और शिलोंग किसकी, गंगटोक किसकी? ये तीनों कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, सिर्फ ये तीन पूछ रहा हूँ आपसे, तीनों किस राज्य की कैपिटल है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ताजमहल कंस्ट्रक्टेड, ताजमहल को कब बनाया गया था? तो 1632 में इसको डेवलप किया गया था और शाहजहां ने इसको आगरा में बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, मैंने और भी बहुत सारे यहाँ पर ले लिए हैं। जैसे उड़ीसा का कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा का है और सन टेम्पल भी उड़ीसा का है। पंजाब का गोल्डन टेम्पल है। यहाँ पर इनके जगह भी लिखी हुई है, लेकिन वो अब इतना रिवाइज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। राजस्थान की बात की है तो बहुत सारे हैं, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अजमेर में है ये। और भारतपुर फोर्ट, अजमेर शरीफ की दरगाह और दिलवारा टेम्पल जैन का टेम्पल, और हवा महल, जयगढ़ फोर्ट और जोधपुर फोर्ट, नागरगढ़ फोर्ट और विजया स्तंपा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सार्क फुल फॉर्म। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन रीजन नहीं है, रीजनल है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं रिवाइज कराता रहता हूँ रेगुलर करंट अफेयर में, आप इसको ज़रूर फॉलो करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे बात करें सार्क की, तो सार्क के मेंबर हैं 8, 10 हैं ऑब्जर्वर मेंबर, मतलब ऑब्जर्वर स्टेट। इसका हेडक्वार्टर है सार्क का काठमांडू नेपाल में। ठीक है, अगर बात की जाए इसके सेक्रेटरी की, तो इस टाइम पर श्रीलंका को इसकी
प्रेसिडेंसी मिली हुई है, तो उन्होंने अपना इसाला रुवन को बना रखा है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर बात की जाए ये बना कब था, तो 8 दिसंबर 1985 को बना था। 8 देश अगर जानना चाहें तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इसके कंट्री हैं जो कि मेंबर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर भी करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।